Question number 41. Let W be a subspace of the space R cube. If dimension of W is 0, then W is option A, line through the origin 0, option B, plane through the origin 0, option C, entire space R cube, option D, a point. R क्यूब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन आपको पता है 3 होती है, W उसकी एक सब स्पेस है और W की डायमेंशन है 0। आपने बताना है कि W किस किस्म की स्पेस है, क्या वो एक लाइन है ओरिजिन से गुजर रही है, या वो प्लेन है जो ओरिजिन से गुजर रहा है, या वो पूरी R क्यूब स्पेस है, या वो एक पॉइंट है। अच्छा, एक क्विक रिस्पॉन्स इस पे ये हो सकता है कि आपको पता है कि एक पॉइंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का क्या मतलब कि उसकी डायमेंशन 0 होती है। तो एक क्विक रिस्पॉन्स आपके ज़हन में ये आ सकता है कि क्योंकि डायमेंशन ऑफ W 0 है तो इसका मतलब है कि दिस इज ए पॉइंट। अदरवाइज आप बाकी ऑप्शन को अगर देखना चाहें तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंटायर स्पेस R क्यूब का मतलब है कि फिर अगर W पूरी स्पेस R क्यूब के बराबर है तो W की डायमेंशन 3 होनी चाहिए थी, जबकि W की डायमेंशन यहां पे 0 है। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू R क्यूब तो नहीं हो सकता। इन केसेस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमने जो लिखा है यहां पे, इफ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 0, यानी एक W एक पॉइंट कब हो सकता है, जब उसकी डायमेंशन 0 हो। अच्छा, W एक लाइन थ्रू ओरिजिन कब हो सकता है? लाइन के लिए आप इसे कंपेयर कर लें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। अब आप देखें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की डायमेंशन जो है वो 1 होती है, सो डायमेंशन ऑफ W इज 1। अच्छा, अब प्लेन के लिए आप ज़हन में एक्स वाई प्लेन ले आए तो आपको R स्क्वायर याद आएगा। R स्क्वायर की डायमेंशन 2 होती है। तो इसका मतलब है कि प्लेन होने W को एक प्लेन होने के लिए उसकी डायमेंशन कम से कम 2 होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर इंटायर स्पेस होनी है W, तो फिर इसका मतलब है कि अब आप स्पेस के लिए एक्स वाई जेड R क्यूब ज़हन में ले आए, इसका मतलब है W की डायमेंशन फिर R क्यूब होनी चाहिए। तो ये इसके ऑल पॉसिबल केसेस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। खैर, हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42. Let P and T be a vector space of all polynomials of degree less equal to n, then dimension of P and T is n minus 1. Number 2, dimension of P and T is n. C, dimension of P and T is n plus 1. And D, dimension of NT is 2. P and T vector space है of all polynomials of degree less equal to n, यानी P and T में डिग्री n और उससे कम डिग्री की तमाम पोलिनोमियल्स जो हैं वो हैं, और ये एक वेक्टर स्पेस बनाती है। क्वेश्चन ये है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब डायमेंशन के लिए आप ज़हन में रख लें कि P and T में जो मैक्सिमम डिग्री की पोलिनोमियल हो सकती है वो nth डिग्री पोलिनोमियल हो सकती है। अब अगर nth डिग्री पोलिनोमियल आप ज़हन में रखें तो उससे बनाने के लिए आपको बेसिस में कितने वेक्टर चाहिए होंगे। ये सॉल्यूशन आप देखें, द सेट S 1 का मतलब t रेज़ टू पावर 0, t स्क्वायर, t क्यूब अप टू सो ऑन tn। ये कितने वेक्टर बने आप काउंट कर लें। t की पावर 1 से लेकर tn तक n जे, और अगर 1 यानी t की पावर 0 को भी शामिल करें तो ये n प्लस 1 पोलिनोमियल बने। अब आप गौर से देख लें कि आपको कोई भी nth डिग्री पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको ये वेक्टर चाहिए होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, तो आप देखें 2, 3 और 1 ये तो कोफिशिएंट्स हैं। आपको वेक्टर कौन से चाहिए? आपको t स्क्वायर चाहिए, t की पावर 1 चाहिए, t0 यानी कांस्टेंट वहां पे चाहिए आपको 1। उससे ये इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो आपको वेक्टर कितने चाहिए? t पावर 0, t पावर 1, t पावर 2, 3 वेक्टर चाहिए। तो लिहाजा अगर पोलिनोमियल्स होंगी nth डिग्री की तो उसको जनरेट करने के लिए आपको n प्लस 1 वेक्टर चाहिए होंगे। t पावर 0 भी उसमें काउंट करना पड़ेगा आपको। लिहाजा अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बना? फिर इसका करेक्ट ऑप्शन बना n प्लस 1।
इसे क्विकली देख लें. द सेट S of n+1 polynomials is a basis of P and T because any polynomial f of t of degree less equal to n can be expressed as a linear combination of these powers of t, and one can show that these polynomials are also linearly independent. Therefore, the dimension of P and T is equal to n+1. So, correct option is D. Dimension of P and T is n+1. अच्छा, अब आप अगर बाकी ऑप्शन पे गौर करते हैं, मिसाल के तौर पे ए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन में ये है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल P and T is n-1. अब फर्ज करें कि आपके पास n2 है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई. अच्छा, अब इसकी डिग्री अगर आप कहते हैं इसकी डायमेंशन n-1 है, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि क्वाड्रेटिक है तो उसकी जो डायमेंशन है वो n-1 2-1 इज इक्वल टू 1, और डायमेंशन 1 का तो मतलब ये होगा कि फिर वो एक ही वेक्टर से जनरेट हो जाएगी. ये कैसे हो सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको 1 t और t स्क्वायर 3 वेक्टर चाहिए होंगे, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है. ऑप्शन बी भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास, आप ज़हन में एग्जांपल रखें कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरेट करने के लिए आपको 3 वेक्टर चाहिए होंगे 1 t स्क्वायर. अब जबकि अगर इसकी डायमेंशन आप n=2 रखते हैं तो आपको फिर 2 वेक्टर, आपको 3 वेक्टर चाहिए होंगे. इसका मतलब है कि 2 वेक्टर से वो जनरेट नहीं हो सकती है. सेम इज द केस विद डी ऑप्शन. दिस इज नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 43. A 1-to-1 linear transformation preserves option A basis but not dimension, option B basis and dimension, option C dimension but not basis, option D none of these. अच्छा, आप एक कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे. साल के तौर पे पहले लीनियर ऑपरेटर के बारे में या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी खूबसूरत किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे होती है. खूबी इसकी क्या होती है? इसकी खूबी ये होती है कि ये वेक्टर एडिशन को प्रिजर्व करती है, नंबर 1. नंबर 2, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करती है. नंबर 3, ये आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रिजर्व करती है. नंबर 4, ये इनवर्स एलिमेंट को प्रिजर्व करती है. नंबर 5, ये लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करती है. नंबर 6, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स पे मैप करती है. अच्छा, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक काम नहीं कर सकती, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को प्रिजर्व नहीं कर सकती. लेकिन अगर आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-to-1 हो तो फिर ये काम भी कर लेती है. लिहाजा रिकॉल दैट ए 1-to-1 लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व्स लीनियर इंडिपेंडेंस. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे मैप करती है. एक चीज तो आप ज़हन में ये रख लें कि अगर 1-1 लीनियर ऑपरेटर या 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे मैप होंगे. वो लीनियरली इंडिपेंडेंस जो है वो प्रिजर्व हो गई. दूसरी चीज आपको पता चलती है रैंक नलिटी थ्योरम से. रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है? रैंक नलिटी थ्योरम यह है कि डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी. अच्छा, अब इसे अगर आप यूज करें, अब आपको पता है कि अगर 1-1 लीनियर ऑपरेटर है या 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कब होती है? जब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 होती है. अब अगर आप यहां पे डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को 0 कर दें तो फिर डायमेंशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी. इसका मतलब है कि डोमेन की जो डायमेंशन है वो रेंज की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी. सो व्हाट इज दिस? डायमेंशन ऑफ डोमेन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी. इसका मतलब कि डोमेन की डायमेंशन और रेंज की डायमेंशन सेम. इसका मतलब है कि एक 1-1 लीनियर ऑपरेटर हो तो फिर वो डायमेंशन को भी प्रिजर्व करता है. इसी तरह कंबाइन करेंगे, एक तरफ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को प्रिजर्व कर रहा है, दूसरी तरफ वो डायमेंशन को प्रिजर्व कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर डोमेन और रेंज की डायमेंशन सेम होगी. डोमेन के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है वो रेंज के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर होगा. लीनियर कॉम्बिनेशन वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर रहा है. सो फॉर ए 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन it preserves basis and dimension both.
So correct option is B. Question number 44. This is very beautiful question. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इनवर्स और आइडेंटिटी के मीनिंग समझा देगा कि भाई इनवर्स क्या होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है. स्टेटमेंट देखिए. इन द ग्रुप Z अंडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस सर्कल. ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन करने जा रहे हैं उसके लिए एक अलामत यूज कर रहे हैं सर्कल की. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स where this circle operator is defined as A circle B is equal to A plus B plus 1. यानी ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आप दो इंटीजर्स पे ये अप्लाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन A सर्कल B, तो उसका मतलब बड़ा आसान सा होगा. उसका मतलब ये होगा कि A और B एक तो प्लस हो जाएंगे, एक उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसमें 1 का इजाफा कर देंगे. मिसाल के तौर पे 2 सर्कल 3 का मतलब क्या होगा? 2 सर्कल 3 का मतलब ये होगा कि 2 सर्कल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और साथ क्या आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा. तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6. 2 सर्कल 3 का ये मतलब है. इसी तरह आप कोई भी दो इंटीजर लेके उस पर सर्कल जब अप्लाई होगा तो वो इस तरह होगा कि वो प्लस हो जाएंगे और उसमें 1 ऐड हो जाएगा. ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स पे. ये आपने ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लिया. उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान, बड़ा उन्होंने 2 लफ्जों में पूछ लिया है, लेकिन एक पूरी कहानी आपको पहले देखनी पड़ेगी इसकी. द इनवर्स ऑफ -3 इज ए ऑप्शन -3, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 1. अब आपने -3 का इनवर्स लेना है. अब ये ना हो कि आप कहें कि सेट ऑफ इंटीजर है तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप होता है, लिहाजा -3 का इनवर्स +3. ऐसा नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये ऑपरेशन ये एडिशन वाला नहीं है, ये सर्कल ऑपरेशन, उन्होंने नया ऑपरेशन डिफाइन किया है. तो अब तरतीब ये बनती है कि आपने पहले आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना होता है, क्योंकि आपका जो इनवर्स है उसकी डेफिनेशन आइडेंटिटी की डेफिनेशन पे डिपेंड कर रही होती है. लिहाजा अब आप देखें, पहले देखें आपको ऑपरेशन क्या, सोल्यूशन में आप देखें ऑपरेशन क्या गिवन है. ए सर्कल बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1. ये ऑपरेशन आपको गिवन है. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट. फॉर एनी एलिमेंट ए इट्स इनवर्स ए प्राइम इज डिफाइंड एज. किसी भी एलिमेंट का इनवर्स आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं ए का इनवर्स ए प्राइम है अगर A operated on A prime is equal to the identity element. Also, A prime operated on A is also equal to identity element, where E is the identity element. So first, it is important to know the identity element E with respect to the binary operation O. लिहाजा जब आप A प्राइम निकालना चाहें, A का इनवर्स A प्राइम है, जब आप वो निकालना चाहेंगे तो आपको पहले तो E की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि व्हाट इज E. और E यहां पे आप किस तरह फाइंड करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आप देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट बिल्कुल ऐसी है जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है. आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को आप मानते हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई हो तो उसमें कोई चेंज ना लेके आए. दैट इज, इफ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट देन E सर्कल A इज सेम एज A सर्कल E इज इक्वल टू A. E कब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? जब E किसी भी A पे अप्लाई हो और वो A ही रहे, तो आप कहेंगे E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. इस सिंपल डेफिनेशन को लेके आगे चलें. नाउ कैलकुलेट E विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल ऑपरेटर. अब आप अपनी डेफिनेशन लें कि A सर्कल B का मतलब क्या है. A सर्कल B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1. इस पे जरा अप्लाई करें कि A सर्कल B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1. अब आप B की जगह E पुट करें तो ये बन जाएगा A सर्कल E. बाय डेफिनेशन E आइडेंटिटी एलिमेंट आपने फाइंड करना है. आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि A प्लस E इज इक्वल टू A फॉर एवरी A. सो अब A सर्कल E जरा वैल्यू पुट करें इसकी. A सर्कल E क्या होता है? A प्लस E दोनों ऐड होंगे, पहले A प्लस E फिर प्लस 1 आ जाएगा. A प्लस E प्लस 1 इज इक्वल टू A. ले, अब ये इक्वेशन बन गई है. ये रियल नंबर्स ही हैं सारे, A E 1 A. अच्छा, अब A से कैंसिल हो जाएगा. E प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
यहां से ई की वैल्यू आप निकालें, ई इज इक्वल टू -1 ले। अब हमें डेफिनेशन लगा के ये पता चला कि इस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो तो -1 होगा। अब आप देख लें, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एडिशन। सो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आ गया -1। अब इसी तरह से इनवर्स की डेफिनेशन लगा के हम -3 का इनवर्स निकालेंगे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स, -3 का इनवर्स वो नंबर ए होगा जो -3 के साथ ऑपरेट करे और आइडेंटिटी एलिमेंट दे। अब आप देखें, मसलन आप अगर अंडर एडिशन देखें तो आप -3 का इनवर्स +3 को क्यों मानते हैं? क्योंकि -3 + 3 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अंडर मल्टीप्लीकेशन आप 3 का इनवर्स 1/3 को क्यों मानते हैं? बिकॉज 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो हम -3 का इनवर्स उस एलिमेंट ए को मानेंगे जो -3 के साथ ऑपरेट होके हमें इस बाइनरी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। सो -3 सर्कल ए इज इक्वल टू ई। अब ई आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ पहले से। -3 सर्कल ए को आप कैसे लिखेंगे? -3 प्लस ए हो जाएगा और +1 कर देंगे उसमें, इज इक्वल टू ई आपने कैलकुलेट कर लिया बाय डेफिनेशन, ई इज इक्वल टू -1। अब ये -3 + a + 1 -3 + 1 -2 -2 + a इज इक्वल टू -1। सो a इज इक्वल टू 2 -1, दिस इज इक्वल टू 1। सो द इनवर्स ऑफ -3 इज 1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल ऑपरेटर। तो ये इसका इनवर्स है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 45, द सेट Z of all integers is not a vector space over the field R of real numbers under usual addition multiplication of real numbers because set of integer vector space नहीं है over the field R। क्यों नहीं है? ऑप्शन दिए हुए नंबर 1, Z under addition is a ring। ये तो आपको पता है कि Z is a ring, दिस इज वेरी वेल नोन, ये तो नहीं हो सकती रीजन। अच्छा, नंबर बी, Z अंडर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए फील्ड। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि Z अंडर मल्टीप्लीकेशन फील्ड नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका ताल्लुक वेक्टर स्पेसेस से नहीं है। वेक्टर स्पेसेस में अंडर मल्टीप्लीकेशन तो फील्ड होना जरूरी नहीं या ग्रुप होना जरूरी नहीं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ऑप्शन सी, R अंडर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप। बिल्कुल सही है, R अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है क्योंकि R में एक एलिमेंट 0 ऐसा है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता। लेकिन इसका ताल्लुक Z ओवर R के वेक्टर स्पेस होने से नहीं है। नंबर 4, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर डज नॉट डिफाइन ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z बाय R। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे चेक करें। आप देखें कि अगर आपने चेक करना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज द वेक्टर स्पेस आर नॉट ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो आपको पता है वेक्टर स्पेस के बेसिक इंग्रेडिएंट्स 2 होते हैं, वो चेक कर लें। नंबर 1, वेक्टर एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर के अगर 2 एलिमेंट लिए जाएं, उन्हें ऐड करके एक इंटीजर आना चाहिए एंड नो प्रॉब्लम। सम ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, सो वेक्टर एडिशन हैज नो प्रॉब्लम। और अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप भी है। सेकेंड थिंग इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये है कि आप एलिमेंट लेंगे फील्ड में से, यहां पे फील्ड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, मिसाल के तौर पे आपने अल्फा 1/2 ले लिए। अब आप एक एलिमेंट लेंगे वेक्टर का, यहां पे वेक्टर स्पेस चेक करनी है सेट ऑफ इंटीजर को, तो आप सेट ऑफ इंटीजर में से मिसाल के तौर पे आप 1 ले लें। अब ये आपने एक फील्ड का एलिमेंट ले लिया 1/2, एक आपने जिसे वेक्टर स्पेस देखना है उसका एलिमेंट ले लिया 1, इसे मल्टीप्लाई करें, इसे हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन है, इसका आंसर जो है वो एक वेक्टर आना चाहिए, यानी इसका आंसर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में जाना चाहिए, जबकि आपको पता है 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड। आप ये नहीं कह सकते कि सेट ऑफ इंटीजर एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। क्यों? क्योंकि फिर उस सूरत में अगर आप कोई भी, यानी फील्ड ये होता है कि आप उसका अगर कोई एलिमेंट लें और आप अपनी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर है वो अपनी वेक्टर स्पेस में आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे।
This is the main reason. So the correct option is D. Ordinary multiplication of real number does not define a scalar multiplication of Z by R.